ऑलराइट, तो गाइस रॉयल रंबल के बाद पहला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है, जिसपे ऑफिशियली हमको ये बात पता चल गया कि सीएम पंक इस साल का एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया दोनों ही मिस करने वाला है। बाकी क्या कुछ हुआ पूरे शो पे आइए हम डिस्कस करते हैं। बस उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है पैड मैगेफी के साथ, और आप कह सकते हो कि पैड मैगेफी का शो पे ये ऑफिशियली रिटर्न था, और अब से हमको पैड मैगेफी मंडे नाइट रॉ पे ही कमेंट्री करते हुए दिखेंगे माइकल कोल के साथ परमानेंटली। एंड इसके बाद होती है गाइस मेन शो की शुरुआत, जिसको सबसे पहले किक ऑफ करते हैं हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। सीएम पंक का जब थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो निकल के आते हैं तो सीएम पंक के हाथ पे कुछ पट्टियां बंध रही थी, और उनके हाथ को कवर करने के लिए एक कवर भी था, जिसको देख के पता चल रहा था कि सीएम पंक के साथ कुछ ना कुछ पंगा हो गया है। एंड सीएम पंक रिंग में आके उसी चीज को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले वो कोडी रोड की तारीफ करते हैं कि कैसे कोडी रोड रॉयल नंबर जीत गया और अब वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला, जो कि सीएम पंक का ड्रीम था, बट अब कोडी रोड जीत चुका है। इसके बाद सीएम पंक बताते हैं कि कैसे रॉयल नंबर के अंदर कंपीट करते हुए उनको उनके राइट ट्राइसेप में कुछ इंजरी हो गई, जिसके लिए उनको सर्जरी करवानी पड़ेगी, और जिसके लिए उनको 2 से 4 महीने डब्ल्यूडब्ल्यूई और इन रिंग एक्शन से दूर रहना पड़ेगा। मतलब 2 से 4 महीने हमको सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं देखने को मिलने वाले, मतलब कि वो एलिमिनेशन चैम्बर भी मिस करेंगे और रेसलमेनिया भी मिस करेंगे, जो कि खुद सीएम पंक ने वहां पे बताया था कि वो इस साल की रेसलमेनिया में नहीं होने वाला है। हालांकि सीएम पंक ने ये चीज बोली कि उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो अपने हाथ को कैसे भी करके टेप कर ले और एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर जाके कंपीट करे, और कैसे भी करके एलिमिनेशन चैम्बर को जीत के फिर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे वर्ल्ड टाइटल के लिए। बट सीएम पंक की जो इंजरी है उसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है अभी, जिसके लिए सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाना पड़ेगा, जो बताते हुए सीएम पंक काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रहे थे। और फिर सीएम पंक ये सारी बातें बोल ही रहे होते हैं, क्राउड के साथ बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में ड्रू मैकिंटायर आके सीएम पंक को इंटरप्ट कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आता है और वो सीएम पंक से बोलते हैं यार मैंने पास्ट में तेरे लिए काफी खराब चीजें बोली है, और अब जो तू सारी बातें बोलता है मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ, मैं वो सारी बातें समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर गया था, उसके बाद फिर अपना मेहनत करके रिटर्न करिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ये सारी इज्जत कमाई है, तो मैं तेरी बातों से अब रिलेट कर लेता हूँ। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि ये जो तेरे साथ हुआ है, तो तेरी इंजरी हुई है, इसके लिए मैंने प्रे की थी, क्योंकि जब रॉयल रंबल में तूने मेरे को एलिमिनेट किया तो मेरे को पूरी रात नींद ही नहीं आई रॉयल रंबल हारने के बाद। बट जब बाद में मेरे को पता चला कि तेरे को इंजरी हो गई है और अब तू रेसलमेनिया मिस करने वाला, तो मैं एक बेबी की तरह सोया, मुझे बहुत अच्छी नींद आई भाई, जिसको सुनकर सीएम पंक का दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। ड्रू मैकिंटायर बोलते कि अब तो तू रेसलमेनिया को मिस करने वाला, तो तेरी रेसलमेनिया की जगह जो है अब मैं लेने वाला हूँ फिर से, और तेरी जगह रेसलमेनिया को मैं मेन इवेंट करूंगा, मैं चैंपियनशिप जीतूंगा। और ये जैसे ड्रू मैकिंटायर ने बोला भाई सीएम पंक की बिल्कुल सटक जाती है। सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर के पास आते हैं और सीएम पंक बोलते कि देख अभी तो तू खुश हो ले, क्योंकि अभी मेरे साथ इंजरी वाला सीन है, पर मैं जाके इसको जल्दी से ठीक करूंगा, और जब मैं ठीक करके वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आऊंगा तो मैं रॉयल रंबल भी जीतूंगा, रेसलमेनिया को भी मेन इवेंट करूंगा, पर उन सबसे पहले मैं तेरे पीछे आऊंगा, तेरे से अपना हिसाब किताब सेटल करूंगा। अब सीएम पंक ये बोलते ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, बट सीएम पंक ने उसको थोड़ा बहुत काउंटर किया, थोड़ा बहुत अपर हैंड लिया, बट स्टिल सीएम पंक के हाथ में लगी हुई, तो जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर ही अपर हैंड ले गए। ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के हाथ पे भी अटैक किया, फिर सीएम पंक को वहां सेव करने के लिए सैमी ज़ेन भी आता है। सैमी ज़ेन ने ड्रू मैकिंटायर को मार के रिंग से भगा दिया और उन्होंने सीएम पंक को बचा लिया, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का जो मैच है वो शो के मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर दिया था शो की स्टार्टिंग में। एंड शो की स्टार्टिंग में ही हमको ये चीज भी पता चल गई कि सीएम पंक के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज है कि सीएम पंक इस साल का रेसलमेनिया और एलिमिनेशन चैम्बर भी मिस करने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज है, क्योंकि मैं चाहता था कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हमको रेसलमेनिया में देखने को मिले, बट अब वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पहले सेथ रॉलिंस इंजर्ड हुए थे, बट जैसे तैसे करके सेथ रॉलिंस इंजरी से बचे, तो अब भाई सीएम पंक की इतने केड़े इंजर्ड हो गए कि उनको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जाने वाले 4 से 6 महीने के लिए। तो मतलब सीएम पंक ना तो एलिमिनेशन चैम्बर में होने वाले और ना ही रेसलमेनिया में होने वाले, जो कि काफी सैड न्यूज है। इसके बाद गाइस शो पे डीआईवाई वर्सेस जजमेंट डे के बीच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक मैच होता है, जो कि काफी कमाल का मैच था, काफी सारे क्लोज किक आउट इस मैच में थे। स्पेशली डीआईवाई के जो दोनों मेंबर ने वो फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को सबमिशन लॉक में डाला था भाई, बहुत ही कमाल का लग रहा था देखने में। इसके अलावा भी काफी सारे मूव्स हमको डीआईवाई और फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट की तरफ से देखने को मिले, काफी सारे मिक्स टैग टीम मूव्स इस मैच में थे, और लग रहा था कि इस मैच में डीआईवाई जीत के न्यू चैंपियन बन सकती है, बट स्टिल हमारे जो टैग टीम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है वो फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट है, उन्होंने सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली। मैच खत्म होने के बाद जजमेंट डे का एक पूरा सेगमेंट होता है, जिसमें सबसे पहले डेमियन प्रीस्ट आर-ट्रूथ को कॉल आउट करता है। आर-ट्रूथ रिंग में आता है और वो पूरी जजमेंट डे के बारे में बात करना शुरू करता है। वो जजमेंट डे को अपनी फैमिली बताते हैं। सबसे पहले डेमियन प्रीस्ट को वो अपना बड़ा भाई बताते हैं, जिसपे डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि भाई मैं तो तेरे से छोटा ही हूँ। फिन बैलर को यहाँ पे आर-ट्रूथ अंकल बताते हैं कि वो एक ऐसे अंकल है जो कि काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में भी शायद आर-ट्रूथ ने कुछ बोला था, बट क्राउड का इस पे इतना बू वाला रिएक्शन था, तो समझ में ही नहीं आया कि आर-ट्रूथ क्या बोल गए। जेडी मैकडोना के बारे में आर-ट्रूथ बोलते हैं कि ये एक सोतेला भाई है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है। फिर आर-ट्रूथ का सेगमेंट बोल के खत्म ही होता है कि इतने में जेडी मैकडोना पीछे से आर-ट्रूथ के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर पूरी जजमेंट डे मिलकर आर-ट्रूथ को मारने लगती है। आर-ट्रूथ को वहां सेव करने के लिए मेज आते हैं, बट मेज की भी वहां पिटाई हो जाती है बहुत बुरी तरह से, और यहाँ से लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमको आगे जाके मेज एंड आर-ट्रूथ वर्सेस डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा सकती है, और हो सकता है कि इस मैच में आर-ट्रूथ और मेज जीत के न्यू चैंपियन बन भी जाएं। बट फिलहाल तो जजमेंट डे ने आर-ट्रूथ और मेज की बहुत ही बुरी तरह से कुटाई कर दी। इसके बाद गई शो पे वुमेन्स डिवीजन से एक टैग टीम मैच होता है, शेना बेजलर एंड ज़ोई स्टार्क वर्सेस पाइपर एंड चेल्सी ग्रीन। बहुत ही इजीली इस मैच में जो विक्ट्री है वो शेना बेजलर और ज़ोई स्टार्क ले जाते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल हो ही नहीं उनको ये मैच जीतने के लिए। इसके बाद गई शो पे आते हैं हमारे 2024 के मेंस रॉयल रंबल मैच के विनर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। कोडी रोड रिंग में आता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश है, जिसके लिए वो क्राउड को थैंक यू भी बोलते हैं कि सैटरडे को उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी क्राउड की, जिस पे
जिसपे क्राउड ने उनको सपोर्ट भी किया और अब वो दोबारा से रॉयल नंबर जीत चुके हैं। और इसके बाद कोडी रोड अपना रेसलमेनिया का अपोनेंट रिवील करने ही वाले थे। कोडी रोड बोलते हैं कि चलो ऑफिशियल कर देते हैं रेसलमेनिया को। इतने में ही थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिन रोलिंस का। सेथ रोलिंस रिंग में आता है और वो सबसे पहले कोडी रोड को कांग्रेचुलेट करते हैं कि भाई तू डिजर्व करता था रॉयल नंबर जीतना, पर अगर अब तू रॉयल नंबर जीत के रोमन रेंस को चैलेंज करता तो मेरे ख्याल से तू एक बहुत बड़ी बेवकूफी करेगा। तुझे रोमन रेंस को नहीं बल्कि मेरे को चैलेंज करना चाहिए और मेरे साथ तुझे मैच करना चाहिए रेसलमेनिया के अंदर। ये बात सुनकर मुझे लगा कि शायद सेथ रोलिंस ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं कोडी रोड फिर से अपना मौका ना हार जाए रोमन रेंस के अगेंस्ट, इसलिए उनको सेथ रोलिंस को चैलेंज करना चाहिए। और सेथ रोलिंस बताते कि यार देख तूने लास्ट ईयर का रॉयल नंबर जीता था और फिर तूने रोमन रेंस को चैलेंज किया था, जो कि ऑब्वियस था क्योंकि उस टाइम कोई दूसरा टाइटल था नहीं शो पे। पर इस बार तेरे पास मौका है क्योंकि इस बार दो टाइटल हैं और तू रोमन रेंस को चूज ना करके तू मेरे को चूज कर सकता है। क्योंकि तू खुद बता मुझे कि तेरे को कैसा टाइटल चाहिए। तुझे एक हॉलीवुड वाला टाइटल चाहिए, एक हल्क होगन वाला टाइटल चाहिए, एक ऐसा टाइटल चाहिए जो लोगों को धोखे में रखता हो, जो लोगों को मैनिपुलेट करता हो, पॉलिटिक्स करता हो, या तुझे डस्टी रोड टाइटल चाहिए जो काफी ज्यादा वर्कहोलिक हो, जिसके लिए उस बंदे ने काफी ज्यादा मेहनत करी हो, जो उसको अर्न करता हो, या तुझे वही बेकार सा रोमन रेंस का टाइटल चाहिए। मतलब कि सीधा सीधा सेथ रोलिंस या कोडी रोड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि वो रोमन रेंस को चैलेंज ना करके रेसलमेनिया के अंदर सेथ रोलिंस को चैलेंज कर रहे हैं उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जिस पे कोडी रोड बोलते कि यार देख मैं तेरी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं तुझे बहुत एडमायर करता हूं, तू एक बहुत ग्रेट चैंपियन है और जो ये तू बोल रहा है मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम ऐसी बातें कभी कर भी सकते हैं, पर तू बोल रहा है तो देख मैं सोचूंगा जरूर इस बारे में। और कोडी रोड ये चीज बोल के वहां से हाथ मिला के वहां से चले जाते हैं। अब देखो वैसे तो ये चीज ऑलमोस्ट 99.99999% ये क्लियर है कि कोडी रोड रोमन रेंस को ही चैलेंज करने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर, पर अभी से कुछ रिवील ना हो जाए इसीलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने सेथ रोलिंस को कोडी रोड को कन्विंस करने के लिए भेजा था। बाकी तो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड ही होने वाला रेसलमेनिया के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद गाइस शो पे ब्रॉन्सन ब्रीड वर्सेस जे उसो के बीच में एक मैच आता है और ये मैच मेरे को लगा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बहुत अच्छी तरह से बुक कर सकती है क्योंकि ब्रॉन्सन ब्रीड एक काफी कमाल के रेसलर है और जे उसो भी अच्छा रेसल करते हैं। तो मुझे लगा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक बहुत बढ़िया मैच इनके बीच हमको दिखा सकती है, बट इस मैच में बहुत ही इजीली जे उसो विक्ट्री लेगा और कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ब्रॉन्सन ब्रीड के कोई चांसेस है इस मैच को जीतने के लिए। ब्रॉन्सन ब्रीड ने अपनी सुनामी लगाई जिसको वो मिस कर देते हैं, फिर जिसके बाद जे उसो ने एक सुपर किक लगाई, एक स्पीयर लगाई, एक स्प्लैश लगाया, जिसके बाद फिर पिन करके भाई जे उसो आराम से इस मैच में विक्ट्री ले गए। अब चलो ठीक है डब्ल्यूडब्ल्यू ने जे उसो को जिता दिया, बट यार ब्रॉन्सन ब्रीड को जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ पास टाइम में बुक कर रही थी और अब उनको ऐसी बुकिंग देना कि जे उसो से ऐसे ही हार गए इतनी जल्दी जल्दी, मुझे समझ में नहीं आया कि डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे ब्रॉन्सन ब्रीड को लेकर ऐसी बुक कर रही है। मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू इसको थोड़ा अच्छा कर सकती थी, ब्रॉन्सन ब्रीड को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखा सकती थी। हालांकि जे उसो जीत जाते हैं मैच, बट ब्रॉन्सन ब्रीड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा सकती थी जिससे लगता कि हाँ ब्रॉन्सन ब्रीड हारे पर इतनी आसानी से नहीं हारे। अभी जो वो हारे उसको देखकर तो ऐसे लग रहा कि भाई बहुत बुरी बेइज्जती हो गई है ब्रॉन्सन ब्रीड की। इसके बाद गाइस शो पे हमको बैक स्टेज से अंड्राडे का ऑफिशियली मंडे नाइट रॉ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन देखने को मिलता है, जहां पे निक ऑल्डिस और एडम पियर्स दोनों होते हैं और निक ऑल्डिस ऑफर करता है स्मैकडाउन के लिए और एडम पियर्स ऑफर करता है मंडे नाइट रॉ के लिए, जिसके पे अंड्राडे जो है वो मंडे नाइट रॉ को सेलेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मतलब कि अंड्राडे जो है वो मंडे नाइट रॉ का ही पार्ट होने वाले हैं। इसके बाद गाइस शो पे आता है कोफी किंगस्टन वर्सेस गुंथर का मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब देखो वैसे तो इस मैच में 0.1% भी चांसेस नहीं थे कि कोफी किंगस्टन गुंथर को हरा के न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाए, बट स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को पता नहीं क्यों इतना ज्यादा हाइप कर रही थी कि कोफी किंगस्टन ने बैक स्टेज से चैलेंज किया था गुंथर को, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच भी बुक कर दिया। और खैर अब मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल कर दिया तो देखना भी पड़ा। मैच की अगर बात करें तो मैच कोई बहुत ज्यादा कमाल का नहीं था, कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज हमको देखने को नहीं मिली। डब्ल्यूडब्ल्यू ने पता नहीं क्यों उसको बहुत ही बेकार तरीके से बुक किया, बहुत ही इजीली इस मैच में कोफी किंगस्टन हार भी गए। गुंथर ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली और रिटेन करने के बाद विंची और लुडविग काइजर आके कोफी किंगस्टन के ऊपर अटैक करते हैं। जेवियर वुड्स आए सेव करने के लिए, बट जेवियर वुड्स की भी उल्टा पिटाई हो गई यहाँ पे। तो मतलब कुल मिला के गुंथर ने अपनी चैंपियनशिप फिर से रिटेन कर ली मंडे नाइट रॉ पे। इसके बाद गए शो पे काबुकी वॉरियर्स वर्सेस टीगर नोक्स और नटालिया के बीच में एक मैच होता है। कुछ ज्यादा बताने लायक इस मैच में है नहीं, बहुत ही इजीली इस मैच में जो विक्ट्री है वो काबुकी वॉरियर्स ले जाते हैं। बट मैच खत्म होने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज होती है जब बैली को पूरे सम्मान के साथ रिंग में बुलाया जाता है, क्योंकि बैली वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीती थी और बैली को क्या इज्जत मिल रही है भाई डैमेज कंट्रोल की तरफ से। मतलब उनके लिए रिंग हटाई जा रही है, सारी ही बंदी उनसे गले वाले मिल रही है, खूब अच्छा सपोर्ट कर रही है और देख के लग रहा था कि बैली ने जो रॉयल रंबल जीती है उसकी रिस्पेक्ट कर रही है डैमेज कंट्रोल। पर खैर फिलहाल बैली रिंग में आती है और वो प्रोमो कट करना शुरू करती है। बैली बोलती है कि मैंने सबको गलत प्रूफ कर दिया, सबको लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। बैली जब से इंजरी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आई है, बैली बिल्कुल पुराने वाली बैली नहीं है, वो बिल्कुल बेकार हो गई है। इस चीज के लिए मैंने सबको गलत प्रूफ कर दिया और मैंने वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीत चुकी हूं मैं। और मैंने ऐसे ही नहीं जीता है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच, ऐसा नहीं कि मैं 30 नंबर पे आई, मैंने एक एलिमिनेशन करी और रॉयल रंबल जीत गई। मैंने वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के अंदर सबसे ज्यादा देर तक रहने का रिकॉर्ड बनाया, जिसको वो एडम कोल को बड़े प्यार से बता रही होती कि भाई एडम कोल सुन ले मैं ये बात बोल रही हूँ। बैली बोलती है कि उन्होंने जितनी भी लोकर रूम में बैक स्टेज सारी वुमेन्स है मैंने उनको सबको एलिमिनेट किया और फिर जाके मैं वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीती हूँ। अब बैली यहाँ पे ऑलमोस्ट रिवील करने ही वाली होती है कि वो किसको चैलेंज करने वाली है रेसलमेनिया के अंदर। इतने में ही रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। रिया रिप्ली निकल के आते रहो, बोलती है बैली से कि अच्छी बात है तो वुमेन्स रॉयल रंबल जीत गई, बट तू मेरे को चैलेंज करने की गलती बिल्कुल भी मत करियो रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि मामी को तो कोई भी नहीं हरा सकता, ये बात तुझे भी पता। अब रिया रिप्ली ने जैसे ये बोला, नाया जैक्स ने आके पीछे से रिया रिप्ली के ऊपर अटैक कर दिया। रिया रिप्ली ने थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश करी, बट स्टिल नाया जैक्स ने इसमें अपर हैंड लिया। नाया जैक्स ने बहुत बुरी तरह से पिटाई करी रिया रिप्ली की, तीन अपने लेग स्लैम लगाए उन्होंने
रिया रिप्ली के ऊपर, और फिर उसके बाद वो जो रिंग के मिडिल में से कूदती है वुमेन्स के ऊपर से, वही वो सेम वैसे रिया रिप्ली के ऊपर भी कूदी, जिसके बाद रिया रिप्ली की तो भाई बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। और रिया रिप्ली की इतनी बुरी हालत करने के बाद नाया जैक्स डैमेज कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं, जिसपे सारे डैमेज कंट्रोल के मेंबर जो है वो रिंग से बाहर निकल जाते हैं बैली को छोड़ के। नाया जैक्स बैली से बोलती है कि तुझे जिसको चैलेंज करना है रेसलमेनिया के अंदर कर, बट रिया रिप्ली को एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि रिया रिप्ली तो रेसलमेनिया के अंदर होने ही नहीं वाली है। मतलब उन्होंने रिया रिप्ली की बहुत बुरी हालत कर दी और रिया रिप्ली रेसलमेनिया के अंदर कंपीट नहीं कर पाएंगी। बैली डरती हुई ये चीज बोलती है कि मैं बस वही बोलने वाली थी, आप मुझे मेरी बात पूरी तो करने दो, मैं स्मैकडाउन पे बता दूंगी कि मैं किसको चैलेंज करने वाली हूँ रेसलमेनिया के अंदर। इवन नाया जैक्स बोलती भी है कि तू रिया रिप्ली को छोड़, तू यो स्काई को चैलेंज कर ले रेसलमेनिया के अंदर। तो मतलब कुल मिला के इस वीक के स्मैकडाउन के शो पे हमको पता चल जाएगा कि बैली किसको चैलेंज करने वाली है रेसलमेनिया के अंदर। वैसे तो वो यो स्काई को ही चैलेंज करेंगे, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है, बट स्टिल फिर भी बैली इस पे कंफर्मेशन देने के लिए हमको स्मैकडाउन पे बताने वाले हैं कि क्या उनकी वर्डिक्स होने वाली है रेसलमेनिया को लेकर। इसके बाद कहा जाता है हमारा शो का मेन इवेंट ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन। और इस मैच की जो फ्यूड है वो वैसे देखा जाए तो अगर ओवरऑल काफी अच्छी है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने सैमी ज़ेन को इंसर्ट किया था, जिसकी वजह से सैमी ज़ेन डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर चले गए थे। और फिर सैमी ज़ेन ने जब रिटर्न किया रॉयल रंबल के अंदर, तो ड्रू मैकिंटायर ने ही सैमी ज़ेन को एलिमिनेट भी किया था। और फिर शो की स्टार्टिंग में ही हमने देखा भी कैसे सैमी ज़ेन ने आकर सीएम पंक को बचाया और उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक किया था। तो मैच की जो स्टोरी लाइन है वो तो काफी अच्छी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फ्यूड इसमें अच्छी दिखाई थी, बट मैच से मैं थोड़ा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो गया। मतलब जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना क्विक ये मैच करवा दिया कि सैमी ज़ेन लास्ट नाइट ही रिटर्न किया और अभी इनका ये मैच हो गया, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको और अच्छे से बिल्ड करती और कहीं जाके हमको मेन शो में मैच दिखाती तो शायद ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता था ये मैच, बट स्टिल मेरे को आज का मैच तो पसंद नहीं आया। पर खैर फिर भी अगर मैच की बात करें तो मैच स्टार्टिंग में काफी अग्रेसिव होता है। ड्रू मैकिंटायर ने बहुत ज्यादा अपर हैंड लिया इस मैच में, पूरे मैच में ऐसा लगा कि ड्रू मैकिंटायर ही है बस। ड्रू मैकिंटायर ने सैमी ज़ेन को लिटरली गोद में उठा के ऐसे अनाउंसर्स टेबल के ऊपर फेंक दिया, तो देख के लग रहा था कि भाई सैमी ज़ेन कहाँ ही है इस मैच में, मतलब आधे ही है वो तो सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर के सामने। पर फिर भी जैसे तैसे करके सैमी ज़ेन इस मैच में थोड़ा सा अपर हैंड लेते हैं। उन्होंने टोर्नेडो डीडीटी भी लगाई ड्रू मैकिंटायर को, बट स्टिल ड्रू मैकिंटायर का इस मैच में मैं कहूंगा कि अपर हैंड रहा है। और ड्रू मैकिंटायर ने यार रोप के ऊपर सैमी ज़ेन को बिठा के क्या चॉप मारी थी उस पर ड्रू मैकिंटायर का। आप रिएक्शन देखो भाई, इतना कमाल का लग रहा था, देख के लग रहा था कि हाँ ड्रू मैकिंटायर भाई हील बंदा बहुत ही कमाल का है। और इस मैच में एक मूवमेंट और था जो कि मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया, जब ड्रू मैकिंटायर अपनी क्लेमोर किक लगाने वाले होते हैं, बट सैमी ज़ेन उसको अपनी एक मूव में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि देखने में काफी अच्छी लग रही थी। और फिर इसके बाद मैच को खत्म करते हुए ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगाते हैं सैमी ज़ेन को, और सैमी ज़ेन को पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो ड्रू मैकिंटायर ले जाता है। और हील वाला ड्रू मैकिंटायर आज मेरे को काफी टाइम बाद देखने को मिला। और इवन मैच शुरू होने से पहले ड्रू मैकिंटायर ने बोला भी था कि मैं और सैमी ज़ेन काफी बार लड़ चुके हैं, बट आज तक एक बार भी सैमी ज़ेन ने मुझे नहीं हराया, और आज भी वही होने वाला, सैमी ज़ेन मेरे को नहीं हरा पाएगा। और वही हुआ, सैमी ज़ेन नहीं हरा पाया, ड्रू मैकिंटायर इस मैच में विक्ट्री ले गए, जिसके साथ ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि मेरे अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ज्यादा अच्छी तरह से बुक किया नहीं। मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था शो से, बट फिर भी ठीक ठाक था जैसा था। मतलब सीएम पंक से हमको ये चीज पता चल गई कि वो रेसलमेनिया मिस करने वाले हैं, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड का भी फेस ऑफ देखने को मिल गया, तो मतलब ओके ओके था शो, आप कह सकते हो। बाकी आप लोगों को कैसा लगा शो कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।